नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। किसमें चेंज करना है? परसेंट में। अभी किसमें लिखा हुआ? रेशियो। रेशियो चेंज इनटू परसेंटेज। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से ये डिवाइड होगा 25 और 25 3 से 75%। क्लियर? 3:4 को 3/4 लिखेंगे और परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की टेबल इसमें बोलेंगे तो 25 और 25 3 से 75 इधर है। इसको भी ऐसे ही इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, 2/3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई पे 100 करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है द चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% of her money. How much did she have in the beginning? चमेली है, उसने 600 रुपए लेफ्ट बचा लिए। लेफ्ट का मतलब बचा लिए, स्पेंडिंग 75%। जितने उसके पास मनी था उसका 75% तो उसने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। और 75 स्पेंड करने के बाद में भी उसने क्या कर दिया? 600 रुपीज बचा लिया लेफ्ट, उसके पास बैलेंस है। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग? तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना था? तो हम स्टार्टिंग में उसके पास क्या मानते हैं? या तो 100 मान सकते हैं या x मान सकते हैं। 100 मानेंगे तो भी आंसर आ जाएगा और x मानेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इसको? लेट द बिगिनिंग मनी बी x. Let the beginning money be x. According to question, according to प्रश्न के अनुसार, according to question, उसने कितना स्पेंड किया? स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग 75% of x equal to x multiply 75/100. स्पेंडिंग 75% ऑफ x, यानी हमने उसका बिगिनिंग मनी क्या माना है? x माना है। तो x का 75% x मल्टीप्लाई 75/100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3/4। 3/4। अब 3x को मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिख सकते हैं 3x/4। 3x/4 उसने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन आए ना, बहुत ही इजी तरीके से इसको सोल्व करना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 4 में से किसी को 3 नंबर दिया है तो कितना नंबर नहीं दिया, उसके नंबर कितने घटे? 3 नंबर आउट ऑफ 4। तो 4 में से अगर 3 नंबर आया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 में से उसको 1 नंबर नहीं दिया गया है। 3/4 x, तो लेफ्ट क्या बचा? तो लेफ्ट बचेगा 1/4। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 3x/4 क्या कर दिया? स्पेंडिंग कर दिया है। तो लेफ्ट मनी इक्वल टू x माइनस 3x/4 इक्वल टू x/4। हमने अगर बिगिनिंग को x माना है तो हमारा लेफ्ट कितना बचेगा? x/4 है। और क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट कितना बचा हुआ है? 600। जो 600 है वही क्या है? x/4 है। अब मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। x/4 क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x/4 इक्वल टू 600। जो 600 दे रखा है ये क्या है? x/4 है, क्योंकि 3/4 1 माइनस 3/4 की वैल्यू आएगी 1/4 आएगा। तो ये इस तरह से हम x की जो वैल्यू लिखेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से 4 6 से 24 0 0। तो जो x वैल्यू आ जाएगी वो 2400 आएगी। क्या आएगी? 2000। x वैल्यू क्या आ जाएगी? 2400। तो उसके बाद स्टार्टिंग में कितना था?
400 था, उसका 75% उसने स्पेंड कर दिया और उसके बाद रिमेनिंग बचा है 600। हम इसको चाहे तो टैली भी कर सकते हैं, दोबारा टैली कर सकते हैं, जैसे कि 2400 उसके पास, उसका उसने 75% क्या किया, 75% उसने स्पेंडिंग कर दिया। इस तरह से ये हो जाएंगे 3/4 और 4 6 से 24 और 6 3 से 18। 1800 उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। 2400 का 1800 स्पेंडिंग कर दिया, कितना बचा 600 बचा, कितना बचा 600। तो यहाँ पर 600 लिखा हुआ है, 600 आ गया, इसका मतलब हमने जो लिखा है वो आंसर क्या हो गया है, कंप्लीटली राइट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 रुपीज, rupees 450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. सेलिंग प्राइस की क्या फाइंड करनी है, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है एंड एडिशनल मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखे हैं और इसको प्रॉफिट पर सोल्ड किया है और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल is 15,500, repair spent on repair 450, the total cost of article 15,950। द टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट है आर्टिकल की 15,500, स्पेंट ऑन रिपेयर्स के 450 थे। किसी भी चीज को हम आर्टिकल को कॉस्ट करके लाते हैं, उसकी जो प्राइस लेके आते हैं, उसके अलावा जो एडिशनल मिसलेनियस और भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड होने के बाद में हमारी टोटल प्राइस कॉस्ट आती है। तो टोटल कॉस्ट क्लियर हो गई। इसके बाद में हमने और क्या क्या इसमें प्रॉफिट ऐड किया है। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 15% ऑफ 15,950 इक्वल टू 15,950 मल्टीप्लाई 15/100। क्लियर। तो जो इसका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो 2,390.50। प्रॉफिट 15%, 15,950 का 15% मल्टीप्लाई 15/100 होता है 2,390.50। देन सेलिंग प्राइस क्या आएगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15,950 प्लस 2,392.50 दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो 18,342.50 क्या आएगी हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कॉस्ट दे रखी है आर्टिकल की, उसके अंदर स्पेंड्स जो खर्चे हैं, मिसलेनियस खर्चे इंक्लूड करेंगे, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी और उसका 15%, कॉस्ट का 15%। हमेशा प्रॉफिट और लॉस का बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है। 15% है तो कॉस्ट का 15%, लॉस भी होगा तो कॉस्ट का ही लॉस होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस का कभी भी परसेंटेज में फाइंड नहीं करते हैं, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट दैट इज फिक्स
फिक्स अमाउंट होता है, इसलिए कॉस्ट को ही बेस मानना पड़ेगा। तो हमारे सेलिंग प्राइस आ गई ना, प्रॉफिट प्लस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 including 8% value added tax. Find the price before VAT was added. हेयर ड्रायर जो हेयर ड्रायर खरीदा है उसकी कॉस्ट कितनी दी है 5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट, जिसके अंदर वेट है। अभी तो जीएसटी लगता है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पहले वेट लगते थे, तो वेट 8% इंक्लूड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, वेट को इंक्लूड नहीं करने से पहले उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो पहले वाली कॉस्ट को हम या तो x मान लेंगे या फिर 100 मान लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कुछ भी मानो राइट आंसर आ जाता है, तो क्या मानेंगे x मान लेते। क्या मानते हैं x। लेट दी कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर before added weight bx, bx मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर एडेड वेट bx, वेट को ऐड नहीं किया, जो VAT वैल्यू एडेड टैक्स को ऐड नहीं किया, उससे पहले उसकी कॉस्ट हम क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं। अब वेट कितना है, वेट 8% ऑफ x, जितनी कॉस्ट होगी उसी का 8%, तो x का 8% कितना होगा, x मल्टीप्लाई 8/100। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 8x/100। 8x को और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4x/50 एंड आल्सो सिंपलेस्ट फॉर्म 2/25। 4 का हाफ 2 और 50 का हाफ 25। तो x का 8%, x मल्टीप्लाई 8/100, 8 ने x को मल्टीप्लाई किया 8x/100 होगा, और 8 का हाफ 4, 100 का 50, 4 का हाफ 2 और 50 का हाफ 25, तो 2x/25 उसकी रेट एट जुड़ गया। यानी कि इसको अगर तुम सिंपलिस्ट फॉर्म में समझना चाहोगे तो 25 पे कितना इंक्लूड हो गया, 25 पर इंक्लूड कितना हुआ 2 इंक्लूड हुआ, यानी 27 हो गया वो। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू उसकी रेट क्या थी x थी, और x के अंदर 2x/25 इंक्लूड हो गया। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे 25 आएगा, और यहाँ होगा 25x एंड प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 27x/25। ये मैंने आपको पहले से कह दिया था कि देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है 50 पर 4, 25 पर 2, यानी वेट लग रहा है 25 पर 2 लग रहा है, तो 25 पर 2 लग रहा है, तो जिसकी कॉस्ट 25 है उसमें 2 और प्लस करेंगे, तो 25 प्लस 2 26, 27, तो 27 होगा। 25 की कॉस्ट कितनी होगी 27, ओरिजिनल कॉस्ट 25 है और वेट लगने के बाद कितनी हुई 27 है। तो इस तरह से ये जो कॉस्ट दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से दे रखी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27x/25 इक्वल टू 5400। कॉस्ट उसकी ओरिजिनल x है, x के अंदर 2x/25 प्लस हो गया, तो 27x/25 है। 27x/25 की वैल्यू जो हम देकर आए हैं वो है 5400। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5400
मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 27, डिवाइड बाय 27। x का मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा और x का डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा, तो रेसिप्रोकल 27/25 का 25/27 रेसिप्रोकल हो जाएगा। और 27 की टेबल इसमें बोलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, यानी 200। और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एंड 20 इसके पीछे लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5000 है। अगर हम वेट वीएटी वेट को इसमें से इंक्लूड नहीं करें तो उसकी रेट क्या आएगी 5000 आएगी। हमें ये पूछा गया है कि फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, तो वेट को ऐड नहीं करने से पहले उसकी कॉस्ट कितनी होगी 5000 होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तुम्हें लिखा हुआ आता है कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ आएगा तो क्या करना है, रिलैक्स की श्वास लेना है, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली आ गया है तो उसमें रेट को चेंज नहीं करना है, रेट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है जिसमें कंपाउंडेड एनुअली लिखवाएगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली आता है तो उसका भी मैं आगे बताऊंगा। तो कंपाउंडेड एनुअली यानी रिलैक्स, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच। क्लियर। तो एक फेबिना एक कौन है, राधा है, तो सबसे पहले वाला कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, फेबिना का बना देते हैं। फिर जो सेकंड कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, वो राधा का बन जाएगा। क्लियर। अब राधा ने जो लिया वो प्रिंसिपल कितना, बोरोज लिया वो प्रिंसिपल कितना है, कैंसल हो जाएगा। कितना आंसर है देखो रुपये, देखो कितना आंसर है, 4560, 12,500, 110, 110 अपॉन 4337.50, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, या इसका सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 4560। नेक्स्ट है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly। मैंने क्या कहा था, कंपाउंडेड ईयरली आए तो क्या करना, रिलैक्स, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसका मतलब गेट रेडी। उसके लिए हमको गेट रेडी रहना है क्योंकि इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। व्हाट वुड अमाउंट ही गेट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में उसको कितने पैसे मिलेंगे, उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 60,000 का किया है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल 60,000, प्रिंसिपल 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, टाइम
टाइम कितना देगा 1 ईयर यानी 1 ईयर। अब उसमें एक हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड का मीन्स तो होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और हाफ ईयरली का मतलब होता है कि जो 6 मंथ पे इंक्लूड करना है। इंक्लूड कैसे करना है, जो रेट दे रहे हैं वो पर एनम है, लेकिन जो हाफ ईयरली की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो हाफ ईयरली को इंक्लूड करेगा, यानी वो कैलकुलेशन करेगा वो 6 मंथ में कर देता है। इसका मतलब 12% नहीं, वो हाफ रेट उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको 6% कर देंगे, रेट को क्या कर देंगे 6%। क्या फाइंड करना हमें, अमाउंट फाइंड करना। अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट पे होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में टी। तो हम जो फाइंड करेंगे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 60,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर का मैंने आपको सीधी सी लॉजिक बता दिया है कि 100 ही आएगा, 100 प्लस आर होगा। तो यहाँ 12% नहीं लिखेंगे, हमें हाफ ईयरली करना है तो 12 का हाफ 6 होगा। तो हम यहाँ पर 106 अपॉन 100 लिखेंगे। और 1 ईयर में हम इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली कर ले तो 6 मंथ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, 2 होते हैं। तो इसको कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। इस तरह से 40 से 40 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 106 मल्टीप्लाई 106 और मल्टीप्लाई 6, इन तीनों क्या करना है 67,416, ये हमारा अमाउंट बनेगा। क्लियर। पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे 60,000, इंटरेस्ट कितना आया 7,416। तो 67,416 क्या होगा उसे, would he get after 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased to 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. Population means जनसंख्या, population means जनसंख्या, population means जनसंख्या। जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, वो मल्टीपल इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करके कितनी हो गई 54,000 हो गई इन 2003। तो 2003 में पॉपुलेशन कितनी है 54,000। तो ये क्या है, अभी हमारा बेस है, ये हम इसको हम बेस लेना पड़ेगा एट अ रेट ऑफ 5%। और जो इंक्रीज किस रेट से हो रही है 5% पर एनम की रेट से हो रही है। और फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, ये 2003 की, हमें 2001 की पूछी, यानी बिफोर 2 ईयर्स, बिफोर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स पहले की पूछी। इसका मतलब पहले इंक्रीज कम थी, अभी बढ़ गए। अभी कोई चीज़ अगर 100 है, अभी 8% वाले को हमेशा क्या मानना चाहिए 100 मानेंगे, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो सेलिंग प्राइस हो। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज 100 लेंगे एंड जो मार्क प्राइस होती है एमआरपी, मार्क प्राइस को भी ऑलवेज 100 ही मानेंगे और कॉस्ट प्राइस को भी हमेशा 100 मानेंगे, तभी क्वेश्चन बिल्कुल राइट होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो आधार ईयर है, बेस ईयर है, वो हमारा हो जाएगा 2003 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेस ईयर, बेस ईयर हो जाएगा 2003। और हमें क्या फाइंड करना है बिफोर 2 ईयर्स। तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स, टाइम यानी टी हो जाएगा 2 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट से इंक्रीज हुई है, तो वो है 5% पर एनम, 5% पर एनम। जो बेस ईयर है वो 2003 होगा। और 2003 में पॉपुलेशन कितनी है 54,000। द पॉपुलेशन है 54,000 पॉपुलेशन है बेस ईयर में। अभी जो प्रेजेंट में है हमें 2 ईयर्स पहले चाहिए, नहीं 2001 में चाहिए। तो इसमें क्या होगा
इसको अगर हम 100 मानते हैं, कोई चीज़ 100 है तो 100 में से 5% कम हो जाती है, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो P0 ले लेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसको हम P0 मानेंगे। P1 अभी है, अगर नेक्स्ट पूछेंगे तो P2 हो जाएगा। यानी कॉमर्स के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट को P1 मानेंगे, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2 यानी आफ्टर, और P0 यानी बिफोर। तो P0 इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई 1 माइनस R होगा, क्योंकि पहले जो अभी 100 है तो 100 में से रेट क्या होगी, जो 5% है वो कम हो गया यानी 95 हो जाएगा, और 2 ईयर से तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ P0 इक्वल टू P1 कितनी है, 54,000, 1 माइनस R का मतलब हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100 एंड 2 ईयर्स, दैट इज 2 टाइम लिखेंगे, कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। 54,000 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 48,735, 735 हो जाएगी। जो पॉपुलेशन हो जाएगी, पहले अभी जो पॉपुलेशन है, अभी पॉपुलेशन कितनी 54,000 है, वो ये 2 ईयर्स पहले पूछ रहा था, 2 ईयर पहले से हमारा आंसर आएगा 48,735 हमारा जो आंसर आया, क्योंकि पहले कम थी। अब तुम दोबारा इसको 48,735 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 100, अगर हम 48,735 को मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 यानी दोबारा इसको टैली करेंगे, तो इसको तुम 48,735 को 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100 करोगे तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, चाहिए 54,000 आंसर आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा आंसर राइट है, नहीं आएगा तो रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, क्लियर देख लेना, ठीक है। तो 48,735 है, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर वाज बॉट एट रुपीज 42,000 में, वैल्यू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास, किसी भी जो एसेट्स है उन वेरिएबल एसेट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्य ह्रास हो रहा है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर के बाद में। देखो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में और पॉपुलेशन में उल्टा है, पॉपुलेशन अगर पहले की पूछेंगे तो कम होगी, और डेप्रिसिएशन अगर आफ्टर का पूछेंगे तो क्या होगा, कम होगा। ध्यान क्यों, डेप्रिसिएशन उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में घटती है, और पॉपुलेशन प्रीवियस ईयर में कम थी, अभी क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, पहले जैसे ही सिर्फ माइनस ही करना इसमें, तो उसकी अभी एट प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी है 42,000। अभी ये बोल रहा है 1 ईयर के बाद में, तो अभी कोई 100 की चीज़ है तो वो 8% कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 8 अपॉन 100 माइनस 8%, तो 42,000 मल्टीप्लाई 92 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 92 अपॉन 100 हो जाएगा, 38,640 होगी, इसकी रेट क्या हो जाएगी 38,640 होगी। 40,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 यानी 92 अपॉन 100, 38,640 हो जाएगी। आफ्टर 1 ईयर डेप्रिसिएशन 8%, 100 माइनस 8 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसमें डिग्री कितनी है। तो यहाँ लिखा हुआ 2 3 4 5, कौन सी डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है सेम टर्म्स, जो सेम टर्म्स की जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल की पावर प्लस हो जाती है। इसमें देखो एक्स की पावर कितनी है 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो ये सेकंड टर्म्स हो गया, फर्स्ट और सेकंड यानी बाइनोमियल्स, क्या हो गया ये बाइनोमियल से, इसलिए इनकी पावर इसमें प्लस नहीं होती है, सेम टर्म्स की पावर प्लस होती है। सेम में कितने भी वेरिएबल है उन सब की पावर क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2, 3 प्लस 2 5, तो यानी 5 पावर किसमें है 5 पावर इसमें दे रखा, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3।
12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से किसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो तुम्हें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रॉम कहाँ लिखा हुआ है। फ्रॉम लिखा हुआ है इसका मतलब वो उस नंबर में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब तो सब्ट्रैक्ट क्या है, कमांड है। सब्ट्रैक्ट क्या, इंपेरेटिव लिखा हुआ है, तो ये क्या एक तरह का ऑर्डर हो गया है। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये इनको क्या करना, ये कह रहा है कि मुझे कम करो। सब्ट्रैक्ट यानी मुझे कम कीजिए, और किस में से कम कीजिए, तो ये फ्रॉम बता रहा है। फ्रॉम का मतलब ये कह रहा है कि मेरे में से कम कीजिए। तो जिसमें से कम करना है उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखो। जब भी फ्रॉम आता है तो आफ्टर फ्रॉम जो लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्ट के बाद लिखा हुआ उसको बाद में लिखेंगे। तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, और बीच में लगा देंगे माइनस। बिल्कुल यही तरीका यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है उसको पहले लिखो, और सब्ट्रैक्ट के बाद लिखा हुआ उसको बाद में लिखो, और बीच में इस सब्ट्रैक्ट का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। अब सॉल्व करते हैं आगे। किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहां पर किसका साइन होगा, प्लस का होगा। जिस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको किसका माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा। जब भी ब्रैकेट के आगे प्लस आ जाता था नो चेंज, किसी भी नंबर के साइन चेंज नहीं होंगे। और ब्रैकेट के बाद अगर माइनस आ जाता है तो सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो प्लस से किसी का भी चेंज नहीं करना है। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, माइनस आ गया, सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज कर देंगे। माइनस 4a प्लस 7ab माइनस 3b और माइनस 12। क्लियर हो गया। माइनस के अकॉर्डिंग इन सब के साइन क्या कर दें, चेंज कर दिए। अब लाइक टर्म्स ढूंढो। लाइक वेरिएबल कौन सा है, जैसे 12 के साथ में क्या लग रहा है, ए भी लग रहा है। तो और एक कहाँ है, किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 है। क्या आएगा, 8 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 8 हो गया। अब देखो ए बी इधर भी है, अभी 9 माइनस का है, और 7 किसका है, प्लस का है। तो 9 में से 7 डिफरेंस हो जाएगा, तो माइनस का 2 है। माइनस का क्या होगा, 2 होगा। अब बी की देखा तो बी इसमें भी है, प्लस 5b माइनस 3b, तो डिफरेंस, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो प्लस का 2b प्लस का। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा तुम्हारे -2x। इसको आगे ले लेंगे, -2x² माइनस x प्लस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले a² लिखेंगे। a² लिखने के बाद में कंप्लीटली ब्रैकेट को उतार दो, फिर से प्लस b लिखेंगे, फिर से इस ब्रैकेट को कंप्लीटली राइट डाउन। a² और b, इसको अलग कर दे, a² और b कर दे, इसको है जो लिखते हैं ना, ये वैसा ही लिखेंगे। a की क्या हो जाएगी, a की पावर 3, 2 और इसकी पावर 1, तो a की पावर 2 और 1 क्या होगी, 3 हो जाएगी, प्लस a² और b², प्लस b और a क्या हो जाएगा, ab, और प्लस b की पावर 1 और 2 कितनी होती है, b की पावर 3 होती है। क्लियर हो गया ना। तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस a² b² प्लस ab क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। a² लिख के इसको ब्रैकेट पूरा लिखना, फिर प्लस b लिख के इसको पूरा लिखना, ब्रैकेट को ऑफ कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। क्लास बहुत लंबी हो रही है इसलिए ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में एक क्लास और आएगी। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड देम। अब हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों में आइडेंटिटी अलग अलग लग रही है। इसमें लिखा हुआ है 103 मल्टीप्लाई 98 और इसमें लिखा हुआ है 101 मल्टीप्लाई 99।
ये 100 के अंदर +3 है और ये 100 में -2 है, और इसमें 100 +1 है और 100 -1 है। उसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, और इसमें +3 है और -2 है। इसका मतलब दोनों में आइडेंटिटी कैसी होगी, सेम नहीं लगेगी, आइडेंटिटी अलग अलग लगेगी। तो इसमें आइडेंटिटी हम लगाएंगे x + a x + b, x + a x + b, a b इज कांस्टेंट नंबर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x + a x + b इक्वल टू x² + a + bx + ab। तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे तो x, इसको x के जमाओ पहले इसको, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे 100 + 3 और इसको लिख देंगे 100 - 2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 103 को 100 + 3 और 98 को 100 - 2, 100 - 2। तो इसके अंदर 100 + 3 और 100 - 2 हो रहा है। यहाँ पर 3 और 2 दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। a और b डिफरेंस होते हैं तब आइडेंटिटी लगेगी। x + a x + b कब लगेगी, जब a और b दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब उसमें आइडेंटिटी देखो अलग क्यों है, ये 101 और 99, तो ये हो जाएगी a + b और दूसरी a - b, a + b a - b। जैसे दिस इज b और b दोनों कैसे हैं, सेम है। a और b दोनों सेम कंडीशन में ये है, क्योंकि 101 100 + 1 है और 99 100 - 1 है। तो यहाँ पर a + a की जगह पर क्या लिखेंगे, 100 + 1 और इसको लिख देंगे 100 - 1। तो a और a दोनों सेम है 100 100, और b और b भी सेम है 1 1 भी सेम है। क्लियर हो गया ना। इसका आइडेंटिटी a + b a - b क्यों लगेगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, a + b a - b की वैल्यू होती है a² - b²। क्या होती है, a² - b²। a का स्क्वायर करो, a कौन है 100, तो 100 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और b कौन है 1, तो 1 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 100 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और 1 का स्क्वायर कितना भी स्क्वायर करो 1 का 1 ही होता है। 1 की पावर अनलिमिटेड लगा दो, वैल्यू क्या आएगी, तो 10,000 में से 1 कमाना 9,999 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसमें, 9,999 आंसर आएगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें 100 + 3 और 100 - 2 तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, तो एट फर्स्ट 100 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाना, a + b लिखो, तो a + b कौन है 3 और 2, तो 3 + 2 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई किसे करना है, x है तो x कौन है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, फिर a को b से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नहीं, यहाँ पर हमने प्लस नहीं करना था, यहाँ पर ये माइनस का है, किसका है, माइनस का। तो यहाँ से 3 में से 2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी में a + b लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास b किसका है, माइनस का, तो 3 - 2 होगा। क्लियर है। और यहाँ पर a और b को मल्टीप्लाई करना है। जब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 3 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 से क्या होगा, 6 होगा, और प्लस और माइनस क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा। तो यह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 3 2 से 6 और माइनस हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 10,000 होगा, कितना होगा, 10,000 होगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 100 को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उसमें से 6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से 10,000 100, तो 10,000 100 - 6, तो आंसर आएगा 10,094। कितना आएगा, 10,094। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यही हम विराम देंगे। इसका एक पार्ट और आएगा, और उसके बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों की डिमांड है, इसलिए उनके लिए मैं क्लासें रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे पास ट्यूशन पर भी आते हैं और हर बार बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मैं नवोदय की क्लासें जरूर यूट्यूब पे डालूंगा, उससे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, और भी क्लासें अच्छी अच्छी आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और छोटे बच्चों की स्पेशलिस्ट क्लासें आ रही है, जो शायद ही आपने कभी देखी होगी। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इस क्लास को अंत तक देखा, उसके लिए आप सबको
धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मादरी देवस्थान। थैंक यू।